मित्रों नमस्कार। मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हमने नाउन प्रोनाउन पढ़ लिया है। आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ब। तो आइए समझते हैं वर्ब क्या है। देखिए, वर्ब क्रिया। क्रिया क्या होती है मित्रों? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब जो है एक शब्द है जो किसी एक्शन को शो करती है या किसी अवस्था को शो करती है। और एक सिंपल सा डेफिनेशन भी बनाया गया है, एनी एक्शन इज वर्ब। मतलब कोई भी एक्शन, किसी भी तरह की क्रिया जो इंसान अपने जीवित रहते जीवन में करता रहता है, वो सभी वर्ब हैं, सभी क्रिया हैं। इसको हिंदी में समझ लेते हैं मेरे मित्रों। क्रिया क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य को या किसी की दशा को बताता है। मतलब किसी कार्य को, मतलब कोई कार्य हो रहा है या कार्य नहीं हो रहा है वो बताएगा, या किसी की दशा बताएगा। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर ये दशा दशा से क्या मतलब है? जैसे आपने सुना होगा, कई लोगों से ऐसी बातें सुनी होगी कि यार क्या दशा बना रखी हो अपनी। मतलब हो क्या गया है तुम्हें? तुम बैठे हो तो बैठे रहते हो, सोच रहे हो सोचते रहते हो। तो ये एक स्टेट है, एक अवस्था है आपकी। उस अवस्था को शो कर रहा है दशा। ओके। या किसी भी तरह के कार्यकलाप को क्रिया कहते हैं। जो पीछे हमने इंग्लिश में देखा था उसकी यहाँ हिंदी बनाई गई है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों, ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब के बिना आप अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। यह ध्यान रखिएगा। एक वाक्य में वर्ब आएगा ही आएगा। ओके। एग्जाम्पल देखिए, प्ले मतलब खेलना, रीड पढ़ना, ईट खाना, स्लीप सोना, कम आना, गो जाना, राइट लिखना, फाइट लड़ना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, रन दौड़ना, टीच पढ़ाना। ओके। अब ऐसे ही बहुत सी क्रियाएं हैं। क्रिया मतलब क्या बताऊं आपसे, अगर आप बनाएंगे तो एक पूरी बुक लिख देंगे आप सिर्फ वर्ब के ऊपर। ओके। तो यहां मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इनके। आइए इनको देखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में। आइए कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम। अदिति प्लेज खो खो। अदिति खो खो खेलती है। तो जो यहां वर्ड प्लेज आ रहा है ना, ये है वर्ब यहां पर। ओके। शिवम रीड अ नॉवेल। शिवम एक नॉवेल पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। तो रीड वर्ड यहां क्या है? वर्ब है। सृष्टि राइट अ लेटर। यहां राइट्स होना चाहिए, सृष्टि राइट्स अ लेटर। सृष्टि क्या करती है? एक पत्र लिखती है। सिट डाउन प्लीज, कृपया बैठ जाएं। तो सिट वर्ड जो आ रहा है, सिट मतलब बैठना, यह है वर्ब यहां पर। देव इज रनिंग, देव दौड़ रहा है। तो यहां दौड़ना जो है ये वर्ब है। माई मदर टीचस मी, माई मदर टीच मी मतलब मेरी माँ मुझे पढ़ाती है। तो टीच वर्ड जो है ये वर्ब है। ओके। अब देखते हैं कि वर्ब के काइंड क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं। देखिए, वर्ब जो है मेनली दो तरह के होंगे, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ओके। मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया। एक वाक्य के अंदर दो तरह के वर्ब आएंगे, एक सहायक क्रिया के रूप में आएगा जिसको बोलते हैं एक्सिलरी वर्ब, और एक मुख्य वर्ब के रूप में आएंगे, मुख्य क्रिया आएगी जिसको बोलेंगे मेन वर्ब। ओके। अब देखिए, मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। अभी इनकी व्याख्या मैं आगे करूंगा, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं। ओके। और एक्सिलरी भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी। ओके। अब देखते हैं मेरे मित्रों मेन वर्ब क्या होता है। आप चाहें तो इन सबका अलग अलग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप एक अच्छा नोट्स बनाने में आपको हेल्प होगा। मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है? वाक्य में जो क्रिया स्पष्ट होती दिखाई दे। मतलब एक सेंटेंस आएगा, उसमें क्रिया बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देगी कि यही क्रिया हो रही है, तो वह होगा मेन वर्ब। ओके। और एक्सिलरी क्या होगा? वह सहायक क्रिया है, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता के लिए प्रयोग होगा। ओके। मतलब वह क्रिया, वह भी एक तरह की क्रिया होगी, पर वह स्पष्ट क्रिया नहीं होगी, बल्कि वह क्रिया को ही थोड़ा सा पुश करेगा, हेल्पिंग मोड में आएगा। ओके। अब एक सेंटेंस मैंने दिया है, उस सेंटेंस में समझते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राजू इज रीडिंग अ बुक। ओके। तो आप यहां देखें तो राजू ये नाउन है, बुक ये नाउन है,
ए आर्टिकल है। दैट्स क्लियर। अब यहाँ दो चीजें बचती हैं, इज और रीडिंग। तो आप बस समझिए, राजू क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। बुक पढ़ रहा है तो बुक हटा दीजिए, पढ़ रहा है, क्रिया कौन सी कर रहा है, वो पढ़ने की क्रिया कर रहा है, तो पढ़ना मतलब रीडिंग, पढ़ रहा है। यहाँ पे स्पष्ट ये वर्ब है। ओके, जो ये रीडिंग वर्ड है ये वर्ब है। क्लियर हो गया। पर यहाँ एक इज वर्ड भी आ रहा है, तो इज मतलब है। ओके, तो इज भी वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। ओके, रीडिंग मेन वर्ब है और इज क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। क्लियर, बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आइए अब हम एक कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आई एम प्लेइंग। ओके, तो आई तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, या फिर ये प्रोनाउन है, हटा दीजिए इसको यहाँ पर। अब एम प्लेइंग, तो प्लेइंग खेल रहा हूँ, तो खेलना, खेल। यहाँ जो ये प्लेइंग आ रहा है, खेल रहा, यह मेन वर्ब है और एम जो है हेल्पिंग वर्ब है। दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, वॉकिंग क्या है, यहाँ मेन वर्ब है, आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज वॉचिंग टीवी। ओके, तो वॉचिंग मतलब देख रहा हूं, और इज, तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। ओके, अब जरा देखते हैं मित्रों ट्रांजिटिव वर्ब। अभी देखिए ट्रांजिटिव क्या होता है, सकर्मक क्रिया, कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी अन्य पर पड़े, तो ये होता है सकर्मक। सकर्मक मतलब ये समझ लीजिए, ये थोड़ा सा मित्र कंफ्यूज करता है और कर सकता है। देखिए, एक सेंटेंस के अंदर कर्ता आएगा, कर्ता कोई एक्शन लेगा, कोई कार्य करेगा, कोई भी सब्जेक्ट आएगा वह कोई ना कोई कार्य करेगा। इसके पहले भी हमने इस बात की चर्चा कर दी है। तो वह कार्य करेगा, जब वह कार्य करेगा तो उसके कार्य का प्रभाव किसी न किसी पर पड़ेगा, और जब किसी दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा तो हम उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, यहां समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश हिट्स, हिट्स मतलब होता है, मतलब मारता है। ओके, हिट करता है, उसको मारता है, किसको, बॉल को, एक गेंद को रमेश मारता है। तो देखिए, एक्शन किसने लिया, रमेश ने। एक्शन में क्या था, हिट, मारा, और असर किस पे पड़ा, बॉल। ओके, तो मारने का काम बॉल पर हुआ, तो जो भी घटना अब घटेगी बॉल के साथ घटेगी। वह उछलेगा, दूर जाएगा, कहीं गिर पड़ेगा, बहुत दूर निकल जाएगा, जो भी घटना घटेगी अब वह बॉल पर होगी। तो रमेश के द्वारा एक्शन किया गया हिट करने का, और हिट का असर पड़ा बॉल पर, तो यह है सकर्मक क्रिया। ओके, मतलब कि क्रिया का असर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, ये क्या होती है, इंट्रांजिटिव अकर्मक, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़े। मित्रों समझ में आ रहा है, कर्ता ही काम करेगा और उसके कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर ही पड़ेगा। अब देखिए, मैं सेम सेम सेंटेंस लेता हूं, रमेश स्लीप्स इन द बेड। ओके, तो ये हटा दीजिए, यहां कोई मतलब ही नहीं है, इन द बेड का यहां कोई मतलब ही नहीं है, बस यहां समझते हैं। रमेश स्लीप्स, रमेश सोता है। अब बात समझिएगा, सो कौन रहा है, रमेश, एक्शन कौन कर रहा है, रमेश। क्या एक्शन कर रहा है कि वह सोता है, पर जब वो सो रहा है तो सोने का, जब वो सो रहा है, वह नींद में है, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, स्वयं रमेश पर ही पड़ रहा है, अन्य किसी पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ इन द बेड है, पर बिस्तर पे रमेश के सोने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, रमेश न रहे तब भी बेड है। पर यहां पर क्या है कि रमेश सो रहा है और सोने का असर रमेश पर ही है, अन्य किसी पर नहीं है। जबकि यहां पे रमेश ने बॉल को हिट किया था तो असर बॉल पे पड़ा था, रमेश पे कुछ नहीं पड़ा, रमेश ने सिर्फ हिट कर दिया, बॉल पे हिट हो गया, बॉल को चोट लगी है, बॉल आगे पीछे जो हुआ हो, पर यहां पे सोने का काम रमेश कर रहा है तो असर रमेश पर ही है। आइए अब यहां समझते हैं इसको हम लोग, थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए। फाइंड आउट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इनमें हमको पता लगाना है कि कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए, ही स्पीक्स द ट्रूथ, ही स्पीक्स, वह बोलता है, द ट्रूथ, सच बोलता है, तो बोलने का काम कौन कर रहा है, वह, पर असर किस पे पड़ रहा है, वह सच बोल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अब आप बोलेंगे सर बोलने काम तो वही कर रहा है तो उस पर असर पड़ना चाहिए, नहीं। अगर वह झूठ बोलता, बात समझिए, सच बोलेगा तो इसका प्रभाव किसी पर पड़ेगा, झूठ बोलेगा
तो इसका प्रभाव किसी पर पड़ेगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं झूठ बोल के किसी को फंसा सकता हूँ, सच बोल के किसी को बचा सकता हूँ। देख रहे हैं आप? तो फिर इसके सच बोलने या झूठ बोलने का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ेगा, रमेश पर नहीं पड़ेगा। अब आगे देखिए, रीता स्पीक्स लाउडली। देखिए मित्र, यहां भी स्पीक्स, यहां भी स्पीक्स। ओके, रीता बोलती है लाउडली, जोर जोर से। तो अब जरा सोचिए, जोर जोर से बोलने का असर किस पे पड़ रहा है? रीता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि जोर जोर से बोलने का काम कौन कर रहा है? रीता कर रही है, तो रीता पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, अन्य किसी पर नहीं पड़ रहा है। जबकि वह बोल रहा था, सच बोल रहा था, तो इसका असर किसी अन्य पे पड़ रहा था। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव और ये हो जाएगा आपका इंट्रांजिटिव। ओके, आइए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टूडेंट्स रैंग द बेल। विद्यार्थियों ने घंटी बजा दी। तो देखिए, इस विद्यार्थियों ने बजाई, क्या बजाई? घंटी। तो रैंग ये तो वर्ब है, पर क्या बजाई? घंटी बजाई। तो बेल, बेल पे मतलब कि बजाने का असर बेल पर हुआ। बजा कौन? बच्चे तो बजे नहीं, जो स्टूडेंट है वो तो बजे नहीं, बजा कौन? बेल। घंटी बजी, बजाया कौन? बच्चे। तो असर किसी दूसरे पड़ रहा है, तो ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, द बेल रैंग लाउडली, सेम सेम। घंटी जोर जोर से बजी। ओके, घंटी जोर से बजी। तो बजी कौन? घंटी। असर किस पे? घंटी पे। कैसे बजी? जोर जोर। तो असर किस पे? घंटी पे। तो यहां पे है इंट्रांजिटिव। ओके, मतलब जोर से बजने का असर घंटी पर ही है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब। दैट्स क्लियर। रोहन फ्लाइज काइट। रोहन पतंग उड़ाता है। ओके, तो उड़ाने काम कौन कर रहा है? रमेश। पर उड़ कौन रहा है? पतंग। ओके, तो यहां पे है ट्रांजिटिव वर्ब। अ बर्ड फ्लाइज। चिड़िया उड़ती है। उड़ कौन रहा है? चिड़िया। तो उड़ने का असर किस पे है? चिड़िया पर ही है, इसलिए क्या है? ये इंट्रांजिटिव। ओके, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है तो उसके साथ ऑब्जेक्ट अवश्य आता है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि भाई ट्रांजिटिव में हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट पर ही तो असर पड़ेगा। जिसे यहां देखिए, राजू ईट्स अ चॉकलेट। राजू एक चॉकलेट खाता है। तो देखिए, खाने का काम कौन कर रहा है? राजू। पर असर किस पे पड़ रहा है? चॉकलेट पे। भाई उसने 1 बाइट लिया तो थोड़ा कट, दूसरी बाइट लिया तो थोड़ा कट, तीसरी बाइट लिया थोड़ा कट, फिर फिनिश, खत्म हो गया। तो क्या खत्म हो रहा है? चॉकलेट। खाने काम किया राजू ने, पर असर पड़ा चॉकलेट पर। ओके, तो यहां पे है ये ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहां देखें, ये चॉकलेट जो है यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसने कहा ऑब्जेक्ट अवश्य आएगा, तो चॉकलेट ऑब्जेक्ट है। ओके, जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली होता है तो ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक नहीं है। भाई इंट्रांजिटिवली हो रहा है, मतलब कि अकर्मक क्रिया में हो रहा है। ये जब अकर्मक क्रिया में होगा तो ऑब्जेक्ट का आना आवश्यक नहीं होगा। देखिए, राजू इज लाफिंग। राजू हंस रहा है। हंस कौन रहा है? राजू। असर किसे पड़ रहा है? राजू पर। तो राजू पर ही पड़ रहा है। अब हमने यहां आगे थोड़ा सेंटेंस जोड़ा है, एट द जोक। एट द जोक, अब ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। एट द जोक मतलब जोक पर राजू हंसा। पर ध्यान रखिएगा, राजू के हंसने से जोक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। राजू के हंसने से प्रभाव राजू पर ही पड़ रहा है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट आए या ये ऑब्जेक्ट न आए, इस पे इंट्रांजिटिव वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझ में आ गया होगा। तो मित्रों, आज के लिए मेरा क्लास यहीं तक। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ तक आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, फिर हम वर्ब को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।